हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कट चैनल। आज मैं एक मार्केट रिव्यू, डेली मार्केट रिव्यू का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप आज देखेंगे कि मार्केट में आज क्या मूवमेंट हुआ है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या है, उनके पर्टिकुलर लेवल क्या क्या इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक में, और जो आज ब्लड बात हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारा करंटली FII एक्टिविटी क्या है उसके बारे में देखेंगे। जो भी हमारा आज मार्केट का डाउनफॉल हुआ है उसका रीज़न, और जो साइकिल, जिस भी साइकिल में ये मार्केट है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक टाइमलाइन, इवेंट का टाइमलाइन क्या, किस तरीके से ये आज का मार्केट, और अगर कंसिडर किया जाए लास्ट 10-12 डेज़ में जो मार्केट में हुआ है वो क्यों हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हमारा कोविड आया। ठीक है, कोविड की वजह से मार्केट क्रैश किया। क्रैश इन द सेंस अराउंड 50% के अप्रॉक्स आई थिंक क्रैश किया। उसके बाद US ने डॉलर का प्रिंट किया बहुत ज़्यादा। ठीक है, डॉलर प्रिंट हुए। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी आई, एक्सट्रीम लिक्विडिटी जैसे बोलते हैं। इस लिक्विडिटी ने हमारा जो इक्विटी है और बाकी सारे एसेट्स हैं जिसमें क्रिप्टोज भी आ जाते हैं, ठीक है, वो सारों की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, जिसमें आप देखोगे काफ़ी सारे स्टॉक वेरी हाई वैल्यूएशन पे पहुंच गए थे, क्योंकि लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी ही ड्राइव करती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की या एसेट क्लास की वैल्यू को। ठीक है, ठीक है, उस लिक्विडिटी की वजह से एसेट क्लास का वैल्यू हमारे पास बढ़ गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ कि पूरे ग्लोब में सप्लाई डिसरप्शन हुआ। ठीक है, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से क्या हुआ कि जो कमोडिटी की सप्लाई है या रॉ मटेरियल है, तो उनकी सप्लाई एकदम से ये स्टैंड स्टिल आ गई थी, तो जिसकी वजह से उनके प्राइसेस में काफ़ी राइज़ हो गया था। ठीक है, प्राइसेस में राइज़ हो गया था तो उस डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता। ठीक है, ये एक्चुअली डिमांड साइड, दो तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक तो डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड। तो इस टाइम पे जो हुआ था वो सप्लाई साइड हुआ था। ठीक है, डिमांड हाई थी ऑलरेडी नॉर्मल, क्योंकि हम यहाँ से कंप्लीट स्टैंड स्टिल से हम अभी जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू किया था। ठीक है, तभी ये रशिया यूक्रेन वॉर होता है, और उसके बाद ग्लोबल सप्लाई हमारे पास हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड तो वही रहती है और सप्लाई एकदम से गिर जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये इन्फ्लेशन वापस इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद देख लेते हैं, हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, हम स्टेप वाइज देखेंगे कि क्या साइकिल हुई है। इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, इन्फ्लेशन आया। अब इन्फ्लेशन आने के बाद US में, अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, US, यूरोप के नेशंस, यूरोप में UK अलग से आ गया और बाकी यूरोप नेशन, जर्मनी, फ्रांस, जो भी है ये सब, तो यहाँ पे अराउंड 40-50 ईयर्स के हाई पे इन्फ्लेशन चला गया। ठीक है, इन्फ्लेशन चला गया। अब सबके सेंट्रल बैंक जनरली एक प्रोसेस होता है उनके पास, जिनके पास इन्फ्लेशन और ग्रोथ को टेम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में बैलेंस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया, ये अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया, जिसे हम फेड रेट्स बोलते हैं, फेड इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इस फेड ने इन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चालू किया। ठीक है, बढ़ाना चालू किया क्यों, ताकि ये इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन कम हुआ, इन्फ्लेशन कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब इंटरेस्ट रेट का क्या है, अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम, इंटरेस्ट रेट्स पे अब आ गए हैं। ठीक है, स्टेप याद रखना कि कहाँ से क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट पे हम आ गए। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं मार्केट में। अब एक टर्म होती है बॉन्ड्स। ठीक है, अब बॉन्ड्स की दो चीज़ें हम देखेंगे, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, ये दो तरीके से हम, एक बॉन्ड्स और भी तरह के होते हैं, तो हम ये देखेंगे, ये गवर्नमेंट इशू करती है और ये डिफरेंट कॉरपोरेट्स अगर उनको नॉन इक्विटी वे में पैसा रेज करना है तो इसके थ्रू वो करेंगे। एक टर्म होता है बॉन्ड यील्ड। ठीक है, बॉन्ड यील्ड रिप्रेजेंट करता है कि जो इन बॉन्ड्स की जो वैल्यू है उनकी एक्चुअल वैल्यू में क्या है। ठीक है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अभी एक एक बीच में एक इवेंट ये भी था कि जब हमारे पास हाई वैल्यूएशन हो गया था, बिल्कुल हाई एक्सट्रीम पे, और इन्फ्लेशन साथ साथ बढ़ रहा था, हमारा इन्फ्लेशन साथ साथ बढ़ रहा था, तो उस टाइम पे हमारे ये बॉन्ड यील्ड्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, बॉन्ड यील्ड क्या है, इन
जो हमारे पुराने बॉन्ड्स है, ठीक है, प्रीवियस बॉन्ड है, ठीक है, उनका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ बोलो और जो भी डॉलर टर्म्स में जो भी है, इनका वैल्यू डिके होना चालू हो गया था। मतलब कि अब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए थे, तो जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनका जो वैल्यू है वो बहुत कम रिटर्न्स दे रहा था। तो लोगों ने क्या किया कि जब बॉन्ड यील्ड्स हाई थे तो फिर फ्रेश बॉन्ड्स में एंट्री लेना चालू कर दिया, ठीक है, फ्रेश बॉन्ड्स इशू करने लगे क्योंकि पुराने बॉन्ड्स का जो वैल्यू है वो कम होने लग गया, तो फ्रेश बॉन्ड्स इशू करने लग गया। फ्रेश बॉन्ड इशू करने के लिए इसमें कौन कौन सी एंटिटी ने इन्वेस्ट किया इन फ्रेश बॉन्ड्स में? बैंक्स और डिफरेंट कॉरपोरेट्स भी होते हैं, जो स्पेशली हम बैंक्स को कंसिडर करेंगे क्योंकि बैंक्स ही एक इकोनॉमी की बैकबोन है, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी ये इस स्टेप पे पहुंच गए हम कि फ्रेश बॉन्ड इशू हो रहे हैं, ठीक है, एक्सेस फ्रेश बॉन्ड इशू हो रहे हैं। अब टर्म आता है हमारा फ्रेश बॉन्ड इशू हो गए, ठीक है, फ्रेश बॉन्ड इशू हो गए। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन तो अभी नॉर्मल कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे इनिशियल लेवल्स थे, वहाँ से काफ़ी कम हो गई है, लेकिन जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने की सोच रहा था। अब क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड्स जो ये नए बॉन्ड्स थे यहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, डिमांड बढ़ गई यहाँ पे। तो इन बॉन्ड्स की जो एक टाइम पे हाई वैल्यूएशन पहले ही चल रही थी, तो यहाँ पे बॉन्ड्स का वैल्यू गिरने लगा और ये इन्वेस्टेड थे बैंक्स में इन बॉन्ड का पुराने बॉन्ड्स का जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो गिर गया, नए बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा एंट्री हो रही है, तो फ्रेश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो ओवरऑल इनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था उस पर लॉस होना चालू हो गया, ठीक है, लॉस होना चालू हो गया। अब जो डिपॉजिटर का पैसा ही ये यहाँ पे इन्वेस्टेड था, यहाँ पे लॉस चालू होने लगा। तो डिपो और ऊपर से ये जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स है, वो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ा दिया, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ा दिया। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि कहीं से भी पैसा उठाओगे और उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो होता है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट रेट की वजह से बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया तो पैसा नहीं है हमारे पास, ठीक है, पैसा नहीं है तो वो कहीं पे एक इंडिविजुअल पर्सन को देख लो, इंडिविजुअल पर्सन के लिए लोन महंगे हो गए, कंपनीज़ के लिए उनके पास कैपिटल क्रंच आ गया, जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास पैसा नहीं आ रहा, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट पहले बोरो करेंगे, फिर स्टार्टअप में डालते हैं, तो यहीं पे कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप को पैसा नहीं देंगे और स्टार्टअप को पैसा नहीं देंगे तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकी हैम्पर होगी, और इनका जो डिपॉजिटर और स्टार्टअप का जो पैसा था ये बैंक में, ये इसमें इन्वेस्टेड था, यहाँ पे लॉस होने लगा। इन्होंने पैसा डिमांड किया, यहाँ पे मिसबैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस बिगड़ गया। यहाँ पे बैलेंस बिगड़ने के बाद क्या हुआ, कुछ बैंक इन डिपॉजिटर को पैसा नहीं दे पाए, ठीक है, जो ऑब्लिगेशन थी पैसा देने की वो नहीं दे पाए। इवन कि ये सारा जो बॉन्ड्स है, इस बारी जो बॉन्ड्स है वो सिक्योर्ड बॉन्ड्स है, मतलब कि कंप्लीट ज़ीरो नहीं होगा इनका वैल्यू, बट एक जो एक टर्म से मॉनेटरी वैल्यू है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब ये डिपॉजिटर को पैसा नहीं दे पाए तो यहाँ पे मिसबैलेंस हो गया इनकी बैलेंस शीट का, डिपॉजिटर और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था वो लॉस डिपॉजिटर को नहीं दे पाए, ठीक है। तो बैंक ने इनकी फुलफिलमेंट करने के लिए ये लॉस को बुक किया, थोड़ा लिक्विडिटी आया और वो इनको ट्रांसफ़र किया। तो अभी क्या हुआ है कि इनके पास डिपॉजिटर को देने के लिए पैसे बचे नहीं, ठीक है, कुछ एक बैंक है जो डिपॉजिटर को पैसे देने के लिए फेल कर गए, ठीक है। अब फेल कर गए तो अभी इकोनॉमिक है जो इकोनॉमिक बैकबोन बोलते हैं, अगर ये फेल करेंगे तो इन सब का इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या हो गया कि अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले अभी ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है, अभी क्या क्या कैसे कैसे फेल किया है एक हमारी ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे पहले न्यूज़ आई थी हमारे पास सिलिकॉन वैली बैंक की, ये पूरा स्टार्टअप का बैंक्स है, मतलब यहाँ पे एक जनरल पब्लिक का जो डिपॉजिट है वो नहीं है, ठीक है, सेफ चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 16 लार्जेस्ट बैंक है अभी भी यूएस का था, मतलब कि ओवरनाइट ये पूरा बैंक एक तरह से फेल हो गया, ठीक है। तो इस बैंक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, ठीक है। सेकंड बैंक आता है हमारा सिग्नेचर ग्लोबल है या सिग्नेचर के नाम से है, ये भी डिफ़ॉल्ट कर गया। और थर्ड नाम है सिल्वर गेट बैंक, ये ऑलमोस्ट ये भी डिफ़ॉल्ट करने की जस्ट कगार पे है,
ठीक है, ये भी डिफ़ॉल्ट करने वाला है। तो 3 बैंक तो ये हो गए जो डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बाकी यूएस के रीजनल बैंक, ठीक है। हम हमेशा यूएस की बात क्यों करते हैं, हम अपने डोमेस्टिक सिस्टम की क्यों नहीं बात करते? क्योंकि सब जगह जो ग्लोबल इकोनॉमी है हमारी इंटरकनेक्टेड है, और ये कपल इकोनॉमी बोलते हैं हम इस पर्टिकुलर टर्म को। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एक सुपर पावर, एक मॉनेटरी एक टर्म है, तो वो जो जिसका स्ट्रॉन्ग है उसी से बाकी सारे इफ़ेक्ट होंगे। तो हम डॉलर की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे डॉलर हुआ, एक मिनट जस्ट, तो हमारा यहाँ पे ये 3 बैंक डिफ़ॉल्ट किए। उसके बाद अभी यूएस में हमारे पास जो रीजनल बैंक्स है, ठीक है, रीजनल बैंक्स भी उनके स्टॉक्स प्राइसेस अराउंड 50+ परसेंटेज ऑलमोस्ट अप्रॉक्स एवरेज कंसिडर करिए। कोई 50, कोई 30, कोई 75, बहुत सारे स्टॉक जो लिस्टेड हैं वो सारे क्रैश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से स्नोबॉल इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है, बहुत सारे बैंकिंग को इफ़ेक्ट कर सकता है। कोई मेजर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, फिर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मेजर बैंक नहीं आना चाहिए कोई, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये नॉर्मल एसवीबी बैंक है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सिल्वर गेट का थोड़ा इशू है, और ये सिग्नेचर का थोड़ा इशू है। सिग्नेचर का भी डाइजेस्ट हो चुका है मार्केट में, यहाँ पे सिल्वर गेट का भी ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है कि ये भी डिफ़ॉल्ट करने वाला है, इसको भी कंसीडर कर लिया है। लेकिन कोई भी मेजर बैंक पे अब इफ़ेक्ट आता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये तो रहा पूरा सिनेरियो, पूरा स्टेप वाइज कि कैसे हमारा मार्केट में अभी लिक्विडिटी क्रंच, वॉर, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, हमारी मार्केट में क्या क्या डाइजेस्ट हो गया। हमारी मार्केट में यूक्रेन, कोविड का सारा डाइजेशन हो गया। कोविड का कोई इशू नहीं है, अब जितने मर्जी केस आए कोई इशू नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर का, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर का कोई इशू नहीं बचा, ठीक है, सब डाइजेस्टेड है हमारी मार्केट में, ठीक है। एक ही कंडीशन बाकी है बस, न्यूक्लियर वेपन का यूज़, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ वही डाइजेस्टेड नहीं है, बाकी सब डाइजेस्टेड है। नेक्स्ट ये बैंकिंग का जो ये स्मॉल स्मॉल बैंक है, इनका डाइजेस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑलमोस्ट 150 बिलियन डिफ़ॉल्ट करने वाला है एसवीबी, ठीक है। और इनका अप्रॉक्स अमाउंट भी, इनका भी ऑलमोस्ट दोनों का कंबाइन करके भी इनका भी ऑलमोस्ट 120 के आसपास आता है। एग्जैक्ट नहीं पता, ये वाला डेटा नहीं कन्फर्म, ये वाला ऑलमोस्ट कन्फर्म है, ठीक है। इस तरीके से हमारे बैंक डिफ़ॉल्ट करेंगे और थोड़ा हमें मार्केट में प्रेशर दिख जाएगा। लेकिन ये मार्केट में अभी हम इतना आगे तक की नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, हम सिंपल अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्लान करते हैं, ठीक है। अब हम अपनी मार्केट के बारे में देखते हैं। हमारी मार्केट में क्या है कि जो लास्ट 2 दिन का मूवमेंट हुआ है, ब्लड बाथ कह सकते हैं। मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, अच्छा गैप अप होता है, और उसी टाइम क्रश कर दिया जाता है, ठीक है। ओवरऑल पूरा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग, दबा के प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग कह दो या एक तरह से माइनर मेजर करेक्शन ही बोलोगे आप इसको अब, क्योंकि ऊपर से 10% का करेक्शन हो चुका है, तो ये मेजर करेक्शन ही है, ठीक है। ये मेजर करेक्शन हो चुका है, ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे अभी जो रिटेलर हैं, मतलब कि एफआईआई तो सेल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, उनको तो बहुत टाइम हो गया, उनको अब डिस्कस करें ना करें सेम है, वो सेलर है। सेकंड चीज़, अब रिटेलर सोच रहे हैं कि ये जो बैंक डिफ़ॉल्ट है, ये जो 2008 का डिफ़ॉल्ट का था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, वैसे सेम सेम क्राइसिस आने वाला है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये लोग डिलीवरी छोड़ रहे हैं, काफ़ी सेलिंग आ रही है कैश मार्केट में, तो ये रिटेलर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिलीवरी में, वो अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं। और यही रिटेलर कब कब आएंगे, जब मार्केट अगेन 18,000 के प्लस आने लग जाएगा, निफ्टी इंडेक्स 18,000 के प्लस आ जाएंगे, रिटेलर फिर आएंगे। अभी क्या है, ऊपर से 18,775 से ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर को तो अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, बल्कि एसआईपी को टॉप अप करना चाहिए, ठीक है। टॉप अप इन द सेंस कि आप एसआईपी पहले 100 रुपीज़ की करते, आप 120 की करो, 130 की करो, 140 अकॉर्डिंग टू जो भी है आपका बजट है। तो एसआईपी को टॉप अप करते जाओ। एसआईपी को टॉप अप करोगे, आपका जो नेसेटेड वैल्यूज़ रहती हैं वो आपका चीपर होता जाएगा, एवरेज प्राइस चीपर होता जाएगा, और जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है।
अब ये भी है कि मार्केट और भी गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है मार्केट। अभी जो लेवल बना है आज का ब्रेकडाउन को देख के हमारा 16,800 है, तो यहाँ पे भी हम SIP इंक्रीज़ करने वाला हूँ, मैं तो करने वाला हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हो। चलो अब ये तो हो गया इन्वेस्टर के बारे में। तो अभी हमारा जो पूरा मिड कैप है, सिर्फ मिड कैप थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है, मिड कैप पॉजिटिव है हमारे पास, थोड़ा सा मतलब फ्लैट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव, ऑलमोस्ट सब नेगेटिव। हमारा विक्स भी पहले मॉर्निंग में 5% नीचे था और उसके बाद एंड में आते आते दोबारा से 16+ हो गया। अब वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है मार्केट में, ठीक है, वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। बाकी अभी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में पूरा सेलिंग है, ठीक है। और हम आगे देख लेते हैं हमारा FIDI क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगेन जो कुछ सरप्राइजिंग भी करनी है, 1270 करोड़ का सेलिंग, DI अगेन बाइंग कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे पता नहीं। और इंडेक्स ऑप्शन में 11,000 करोड़ की सेलिंग की है, इंडेक्स ऑप्शन सेल की है, ठीक है। बहुत बड़ी पोजीशन है ये वाली थोड़ी सीरियस है, ठीक है। कल से ज़्यादा बड़ा फ्यूचर OI में चेंज नहीं है, बट ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है, क्योंकि विक्स बढ़ गया तो प्रीमियम्स हाई हो गए, तो अब राइटर्स एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, FII एज अ राइटर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। वो फ्यूचर OI में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए, ठीक है। और आज अभी मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। सिंपल ये इंटरडे चार्ट है, 15 मिनट चार्ट है, निफ्टी का सपोर्ट, ठीक है, 15 मिनट सपोर्ट। अभी क्या हुआ है मार्केट में, आज अच्छा गैप अप हुआ, ओवरनाइट गेन इंजॉय किया, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली फर्स्ट कैंडल से ही कॉन्टीन्यूसली सेलिंग आई। अभी आज एक 17,000 का इम्पोर्टेंट लेवल आज ब्रेक किया है, ठीक है, 17,000 का ब्रेक किया है, तो जाते जाते भी एक अच्छा मूवमेंट दिया था। और उसके बाद अभी भी एक SGX देखो कि मोर देन 130 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है, और डाउ जोन्स वगैरह, डाउ नैस्डैक ये भी सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। तो नेगेटिविटी बहुत है मार्केट में। अभी हमारा नेक्स्ट लेवल है 16,869 और 16,780, और इसके बीच में 16,800, ठीक है। ये वाले 3 लेवल्स हैं, मतलब ये पूरा जोन है जो एक्सट्रीम, ये कह लो एक्सट्रीम सपोर्ट, ठीक है, एक्सट्रीम सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट बहुत बड़े करेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट में भी 15,200, 15,800, 15,600 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देख लेते हैं हम, हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए, 16,890 से लेके 16,790 तक, ठीक है, 16,870 से 16,790 ये मेजर सपोर्ट जोन रहेगा। यहाँ से बाउंस बैक करना होगा तो यहीं से बाउंस बैक करेगा, अदरवाइज़ एक लंबे करेक्शन की ओर जा रही है, ठीक है। और ये काफ़ी स्लोप वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी हमारे पास 1-2 ऑलमोस्ट, ये इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, 2 ही यहाँ पे आए हैं, तो इस ट्रेंड लाइन की ज़्यादा वैल्यू नहीं है मेरे लिए, ठीक है। ये रहे हमारे निफ्टी के लेवल्स। अभी निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं डेली में क्या है, पहले डेली चार्ट देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। निफ्टी का डेली चार्ट में क्या है हमारा, जो आज एक अहम लेवल पे, जो अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें, डेली चार्ट में अभी भी ये सपोर्ट पे है, ब्रेक डाउन नहीं किया है, लेकिन कल इसके नीचे ही गैप डाउन होने वाला है, तो कल हमारा ब्रेक डाउन कन्फर्म हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे लेवल है वही 790 टू 750 के आ रहे हैं, ठीक है, 16,790 टू 16,750, ये पूरी रेंज है जो अच्छी एक्यूमुलेशन SIP करने के लिए बहुत बेटर है। SIP इवन यहाँ पे एक लमसम अमाउंट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा डेली चार्ट। नेक्स्ट चीज़ निफ्टी बैंक देख लेंगे। निफ्टी बैंक भी सिमिलर, अच्छा गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं किया, कॉन्टिन्यूस सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन कंफर्म है, ठीक है। निफ्टी से ज़्यादा वीक हमारा बैंक निफ्टी है, क्योंकि न्यूज़ बैंक निफ्टी से ज़्यादा है, ठीक है। हमारा जो नीचे लेवल है, सबसे पहला टारगेट हमारा 38,620 है, ठीक है। कल अच्छा खासा गैप डाउन होने वाला है, और यहीं पे हम थोड़ा सस्टेन करके फिर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो हम छोटा सा रिवर्सल के लिए, ये पर्टिकुलर लेवल के लिए 39,150 के आसपास तक हम एक स्विंग छोटा सा प्ले कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला पूरा जोन है, ये सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है ये लेवल का 38,437 के बाद, उसके बाद हम 37,970 के आसपास को ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाएंगे।
ये जोन हमारा सपोर्ट रहेगा। पहला, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ तो यहीं तक आ जाएगा वो सीधा, ठीक है। उसके बाद हम पुल बैक में थोड़ा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ओवरनाइट हमारे पास नहीं है आज। और यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हम ये पर्टिकुलर लेवल को ट्रेड करेंगे। हम ये वाला जोन हम ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। ये नो ट्रेड जोन रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है और बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने वाला है। जिसको भी अच्छे स्टॉक पसंद आएंगे वो इसी लेवल पे एक्यूमुलेट करेगा मोस्टली, ठीक है। हमारा यही लेवल है 38670। इसके नीचे हम अभी प्लान नहीं करेंगे। हम जब तक ये 38437 के नीचे नहीं जाता तब तक हम प्लान नहीं करने वाले, ठीक है। अभी इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में हमारा पास ब्रेक डाउन हो रखा है, ठीक है। डेली चार्ट में 38,535 के टारगेट आ रहे हैं और यही जोन बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा लेवल डिफरेंस रहेगा डेली चार्ट में। ये जोन है 38,535 का एक मेजर सपोर्ट है। ये जोन जो आ रहा है ये थोड़ा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। यहीं पे हमारे टारगेट्स रहेंगे और यहीं पे हम नॉन ट्रेडिंग जोन में, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास बड़े टारगेट आ जाएंगे 37552 और 37376। ये 2 लेवल के लिए हम फिर प्लान करेंगे, ठीक है। यहीं तक हमें प्लान, सबसे पहले हम यहीं तक प्लान करेंगे और यहीं तक मुझे उम्मीद है। इससे ज़्यादा नीचे मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मार्केट जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। बस आज का एनालिसिस यही था। ये वीडियो मानता हूँ लंबा हो गया, बट इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हैं ताकि आपको पूरे प्रोसेस, हमारा टाइम साइकिल क्या क्या इवेंट हुआ है ताकि समझ आ जाए, इसलिए ये वीडियो बनाए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको डायरेक्ट आती जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।